अस्सलाम वालेकुम। वो एक दस्तखत जो हुआ ही नहीं, उसने इस पूरे निज़ाम को हिला दिया है। एक तरफ है सदर मुमलिकत और एक तरफ हैं बाकी सारे लोग। सदर मुमलिकत कहते हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किया और मैंने अपने स्टाफ से कहा कि ये काम कर दिया जाए, मगर मेरा स्टाफ मेरे काबू में ही नहीं और मेरे स्टाफ ने मेरा कहना नहीं माना। दूसरे लोग कहते हैं कि अगर आपका स्टाफ आपके काबू में नहीं तो आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अब अदालत, पार्लियामेंट, इंसाफ, कानून और आइन, ये सब हिले हुए हैं कि आखिर ये मामला है क्या और ये मामला क्यों इतना संगीन है। तो आइए सबसे पहले ज़रा बैकग्राउंड की तरफ नज़र डालते हैं कि इसका बैकग्राउंड है क्या, और इस बैकग्राउंड में बुनियादी तौर पर है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल। ये पहली चीज़ है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल है ये क्या है। ऑफिशियल सीक्रेट यानी कि स्टेट का सीक्रेट, मुल्क का सीक्रेट, कौम का सीक्रेट। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल के मुताबिक कोई भी शख्स जो जानबूझकर अमन आमा का मसला पैदा करता है, रियासत के ख़िलाफ़ काम करता है, ममनुआ जगहों पर हमले करता है या नुकसान पहुंचाता है जिसका मकसद बराह रास्त या फिर बिलवास्ता दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाना है, तो वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। अब आप ज़रा कनेक्ट कीजिए कि ये जो मामला है ये कहाँ पर जा रहा है। इसके अलावा ये जो तरमीमी बिल है इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात के साथ या उनके बगैर मुल्क के अंदर या बाहर से दस्तावेज़ात या मालूमात, साइफर यानी कि दस्तावेज़ात या मालूमात तक गैर मजाज रसाई हासिल करने वाला शख्स मुजरिम तस्वुर होगा। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासती सिक्योरिटी या मफादात के ख़िलाफ़ काम करने वाले के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और इन जराइम पर 3 साल कैद, 10 लाख रुपये जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएँ होंगी। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुलजिम का ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर ये समाअत मुकम्मल करेगी और फैसला करेगी। ये था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल। दूसरा जो बिल है वो है आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, जो कि सदर मुमलिकत के पास पहुंचा था। और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें कौन से जुर्म आए। आर्मी एक्ट के मुताबिक कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या फिर बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि हसास ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकार या अफसर मुलाजमत ख़त्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। इस बिल का इतलाक सिविलियंस पर नहीं होगा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 का सुप्रीम कोर्ट में जो जारी मुकदमे हैं उस पर कोई असर नहीं होगा। दोहरी शहरियत रखने वाले अफवाज पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकेंगे। और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक मुल्क की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकिशाफ पर, अगेन सुन लीजिए दोबारा, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक मुल्क की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकिशाफ पर सज़ा होगी। मुतल्लिका शख्स जो है उसे 5 साल तक कैद की सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तान और अफवाज के ख़िलाफ़ किसी किस्म के इंकिशाफ पर भी कार्रवाई होगी। अगेन ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये सब एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहा है और वो शख्स है कैदी नंबर 804। तो अब सदर मुमलिकत के पास ये दोनों बिल आए और सदर मुमलिकत ने करने थे इनके ऊपर दस्तखत, लेकिन सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए और सदर मुमलिकत ने ट्वीट किया कि मैंने दस्तखत नहीं किए, मैं इन कवानीन को नहीं अप्रूव कर रहा हूँ और मैंने अपने स्टाफ से कह दिया कि आप इसे पार्लियामेंट भिजवा दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये जो ऐवान सदर है ये काम कैसे करता है ज़रा ये भी देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंसी यानी कि जो ऐवान सदर है उसका स्टाफ होता है 2 डिपार्टमेंट्स में। एक जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है इंटरनल विंग और उसकी सरबराही करते हैं सदर और वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी। मिलिट्री सेक्रेटरी तक एक 1 स्टार फौजी ऑफिसर होता है, उसको कहते हैं जी ब्रिगेडियर। अब इंटरनल विंग का काम क्या होता है? सदर के ज़ाती उमूर चलाना, उनकी सिक्योरिटी, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क दौरे और मुलाकातें वगैरह, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम रखना होता है। ऐवान सदर की जो दूसरी विंग है उसकी सरबराही सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट ऑफिसर यानी सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट करते हैं। ये एक्सटर्नल विंग होता है और ये 21वें ग्रेड के सरकारी ऑफिसर होते हैं जो इसकी सरबराही करते हैं। किसी भी किस्म की फ़ाइल जिस पर सदर के दस्तखत चाहिए होते हैं या जिस पर सदर की मंजूरी चाहिए होती है वो सबसे पहले ऐवान सदर के स्टाफ में जो शामिल सेक्शन ऑफिसर है उसके पास होती है। फिर सेक्शन ऑफिसर के पास जब ये पहुंचती है तो वो उसका जायज़ा लेता है। उस फाइल में लगाते हैं जी दरख्वास्त का जो एक्ट है उसका मतन दर्ज होता है, उसकी तमाम तर दस्तावेज़ात अटैच की जाती हैं। यहाँ से फ़ाइल जाती है जॉइंट सेक्रेटरी के पास,
फिर डिप्टी सेक्रेटरी के पास, फिर सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के पास, जो कि ये फ़ाइल सदर के पास लेके जाते हैं और उनकी खिदमत में पेश कर देते हैं। और इन तमाम मराहिल के दौरान फ़ाइल पर नोट्स वगैरह लिखे जाते हैं, उसको जांचा जाता है, किसी भी किस्म की जो कमी होती है वो पूरी की जाती है या फिर मुताल्लिका वजारत को वापस भिजवाई जाती है। सदर के पास पहुँचने के बाद अगर वो उस पर तस्दीक की मोहर सब्त कर दें, अप्रूव कर दें, काम मुकम्मल हो जाता है। और अगर ऐसा ना हो तो वो डिसअप्रूवल के साथ वापस भेज दी जाती है। अब आइन का जो आर्टिकल 75 है उसमें किसी भी बिल पर सदर के दस्तखत होने और ना होने की सूरत में जो लायामल है वो दर्ज है। आइन के इस आर्टिकल के मुताबिक सदर के पास जब भी कोई बिल जाता है तो उनके पास दो रास्ते हैं। एक ये कि वो उस बिल पर दस्तखत कर दें, उसको मंजूर कर लें और यूँ ये एक्ट बन जाएगा, ये एक्ट एक कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो उस पर दस्तखत ना करें और उसे तरमीम की दरख्वास्त के साथ वापस पार्लियामेंट भिजवा दें। अब ये ज़रा आप अपने जहन में रखिए कि ये सब करने के लिए सदर के पास 10 दिन होते हैं। अच्छा, मनी बिल के अलावा कोई और बिल वापस नहीं भिजवाया जा सकता। अब इसी आइन की आर्टिकल 75 में आगे चलकर ये भी लिखा गया है कि जब सदर ये बिल दस्तखत के बगैर वापस भेज दें तो ये बिल अब कौमी असेंबली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा, जहाँ पर इस पर मज़ीद डिस्कशन होगी, मज़ीद बहस होगी और अक्सरियती वोट से मंजूर होने के बाद अब ये बिल एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से होता हुआ ऐवान सदर पहुँचेगा। मुश्तरका इजलास से आने वाले इस बिल पर सदर को 10 दिन के अंदर दस्तखत करना होंगे और अगर ऐसा ना हुआ तो 10 दिन के बाद ये बिल खुद ब खुद कानून में तब्दील हो जाएगा और फिर सदर के दस्तखत की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, इस मामले पर आइन बिल्कुल खामोश है कि मुश्तरका इजलास में बिल अगर वापस ना जाए, यानी पहली मरतबा सदर के सामने जो बिल पेश हुआ वो सदर ने दस्तखत नहीं किया और सदर के स्टाफ ने उसे पार्लियामान में वापस नहीं भेजा, तो फिर ये कानून बनेगा या नहीं बनेगा, ये एक प्रॉब्लम है। जब सदर बिल पर दस्तखत करें या वापस भेजें तो 10 दिन में मुश्तरका इजलास बुलाना लाजिम हो जाता है। अब आइन इस पर तो वाज़ेह है कि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद ये बिल सदर के दस्तखत ना होने की सूरत में भी खुद ब खुद कानून बन जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि ऐसा सिर्फ मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद होगा। लेकिन अगर मुश्तरका इजलास में ये बिल पेश ही नहीं हुआ तो क्या तब भी ये कानून की शक्ल इख्तियार कर सकता है? इस पर आइन कुछ नहीं कहता है। अच्छा, यहाँ पर जब हम वकीलों से बात करते हैं तो उनका ओपिनियन ये सामने आता है कि सदर साहब ने इस बिल पर दस्तखत नहीं किए और किसी भी बिल को कानून बनने के लिए उस पर सदर के दस्तखत ज़रूरी है और अगर वो सेकंड टाइम उनके पास आया है तो फिर दस्तखत ज़रूरी नहीं है, फिर 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। यहाँ पर मामला ये था कि ये बिल्स पहली मरतबा सदर साहब के पास आए थे। सदर साहब से गलती क्या हुई कि उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए और उन्होंने वापस ये पार्लियामान नहीं भिजवाई, या बकौल उनके उन्होंने कहा कि भिजवा दो लेकिन भिजवाए नहीं गए। तो अब ये बिल पार्लियामान पहुँचे नहीं। तो जब नहीं पहुँचे तो इस सूरत में क्या होगा? क्योंकि सदर साहब ने तो कहा कि जी मैं अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैंने साइन नहीं किए हैं और मैंने ऑर्डर जारी कर दिया। अब क्या ये ऑर्डर रिटन था या नहीं था, इसको भी देखना होगा। ये ऑर्डर अगर रिटन था तो अलग बात है, सदर साहब ने अपने सेक्रेटरी जो थे उनको तो फारिग कर दिया, लेकिन सदर साहब के सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं साबित करूँगा कि मैं सही हूँ, तो ये भी एक अलग फड्डा पड़ा हुआ है। अब मामला ये है कि ये चीज़ अटक गई। अब अटकी कहाँ पर है? सदर साहब की ट्वीट के बाद ही अटक गई, क्योंकि ये एक इंकिशाफ हुआ कि जी सदर साहब का जो स्टाफ है वो सदर साहब की बात ही नहीं मान रहा। तो सदर साहब से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हुजूर आप इस्तीफ़ा दे दें। अब ये मिसाल एक ऐसी ही है कि अगर मैं अपनी टीम से कोई काम कहूँ और वो टीम काम ना करे तो लोग मुझे कहें कि आप इस्तीफ़ा दे दें, या मैं अपने घर में अपने ड्राइवर से कहूँ कि भाई तुम गाड़ी निकालो और ड्राइवर गाड़ी ना निकाले तो लोग मुझे ये कहें कि जी आप अपना घर छोड़ दीजिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब सदर मुमलिकत को चाहिए कि वो इंक्वायरी कॉल करे। सदर मुमलिकत ने जो ट्वीट किया कि जी मुझे माफ़ कर दिया जाए, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को साजिश की बू आती है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कह रही हैं कि सदर साहब एक साजिश के तहत, जैसे पहले साइफर एक साजिश था, वैसे अब ये एक्ट को साइन ना करना भी एक साजिश बनाया जा रहा है और इस साजिश का मकसद ये है कि अदालतों को नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए और पूरे इस निज़ाम को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे वकला, बड़े बड़े वकला, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस जैसे एतजाज़ अहसन साहब हैं, फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि सदर साहब ने इस निज़ाम को एक्सपोज कर दिया है और ये मामला जो है वो सदर साहब के इस ट्वीट ने सारी दुनिया को बता दिया है कि असल में कौन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है।
अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ जाता है। क्या सदर साहब ने साजिश की थी या सदर साहब वाकई जेन्युइनली बिल्कुल उनके हाथ पांव कटे हुए थे और उन्होंने अपने स्टाफ से कुछ कहा लेकिन स्टाफ ने ना माना। अब ऐसी सूरत में जो अदालतें बनी हैं, जो खुसूसी अदालतें बनी हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की पेशी भी है, वो अदालतें क्या वैलिड हैं या नहीं हैं, ये इस निज़ाम पर बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब कुछ ही दिनों में मिलेगा और सबको हिला कर रख देगा। अल्लाह हाफ़िज़।